तो क्या बजरंग दल पीएफआई से भी ज्यादा खतरनाक है? वक्त हल्ला बोल का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव में मचे बजरंग दल और पीएफआई को लेकर हो रही सियासत पर। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी। पाबंदी लगाने का वादा तक कर दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के कुछ ही देर बाद पीएम मोदी ने कर्नाटक में रैली की तो कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने पहले भगवान राम को ताले में बंद किया और अब बजरंग बली को ताले में बंद करने की बात कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की जा सकती है, जिस पर आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है और जिस पर 5 सालों के लिए केंद्र ने पहले ही पाबंदी लगाई है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं कि आखिर पीएफआई क्या है, इसका जन्म कब हुआ, साथ ही हम आपको यह भी बता रहे हैं कि पीएफआई पर पाबंदी क्यों लगाई गई और इस पर क्या क्या आरोप है। दरअसल पीएफआई के कई ग्लोबल आतंकी संगठनों के साथ रिश्ते बताए जाते हैं। साथ ही हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि पीएफआई की सियासी चाल है क्या। पीएफआई का सियासी दल है एसडीपीआई, जिसने अपने 16 उम्मीदवार कर्नाटक के चुनाव में भी उतारे हैं। दूसरी तरफ आप मेरे देख रहे हैं बजरंग दल क्या है। दरअसल बजरंग दल की स्थापना अयोध्या में 1984 में हुई थी। इसके सदस्यों का मुख्य काम था राम जानकी यात्रा की सुरक्षा। आज हम इसी से जुड़े तमाम सवालों पर हल्ला बोल करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ सांसद बीजेपी के जुड़ेंगे चर्चा में। हमारे साथ अभय दुबे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, वारिस पठान एआईएमआईएम का, और खास मेहमान सुरेंद्र जैन साहब जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है वीएचपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। कर्नाटक की लड़ाई मुस्लिम आरक्षण, दंगे, समान नागरिक संहिता और एनआरसी से होते हुए बजरंग बली तक आ गई। दरअसल कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है और सत्ता में आने पर पाबंदी लगाने का वादा किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने कर्नाटक के होसपेट पहुंचे तो कांग्रेस पर निशाना साध दिया। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार का आखिरी हफ्ता है। इस आखिरी हफ्ते में मैनिफेस्टो के मोर्चे पर चुनावी वार पलटवार शुरू हो गया है। बजरंग दल को लेकर कांग्रेस के वादे पर बात जिन्ना तक पहुंच गई। जिन्ना भी अपना कम्युनल मैनिफेस्टो नहीं देता था। पीएफआई लोगों ने रिक्वेस्ट किया होगा कांग्रेस को, देखो अमित शाह जी ने हमें बैन किया है, आप बजरंग दल को बैन कर दीजिए। तो ये क्या आप हिंदू का ऊपर आक्रमण करने के लिए यहाँ आए हैं? बजरंग दल की भी बड़ी विध्वंसक गतिविधियां हैं। ये तो पीएफआई से भी ज्यादा खतरनाक है। जिस दिन निष्पक्ष जांच हो जाए तो पता लगेगा कि बजरंग दल जैसे संगठन की गतिविधि या विध्वंसक गतिविधि पीएफआई से काम नहीं है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि बजरंग दल हो या पीएफआई, नफरत फैलाने वाले ऐसे किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई होगी। अब बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पीएफआई का घोषणा पत्र बता रही है। बीजेपी ने पाकिस्तान और अलकायदा की एंट्री भी करवा दी। जो लोग भी नफरत का वातावरण फैलाते हैं, घृणा का वातावरण फैलाते हैं, उनको बैन किया जाएगा और जो व्यक्ति इस काम में लिप्त है, नफरत का वातावरण समाज में घृणा फैलाते हैं, समाज में दंगे करवाने का काम करता है, उनको जेल में भी डाला जाएगा। आपका संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पाकिस्तानी से जुड़े हैं, अल कायदा से जुड़े हैं, वो बार बैन करने की हिम्मत नहीं था आपको,
केंद्र सरकार बैन किया, अभी आप बजरंग दल का बैन करने का बात कर रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी ने पीएफआई को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया हुआ है। पार्टी के दिग्गज सारी चुनावी रैलियों में कांग्रेस से पीएफआई के कनेक्शन साबित कर रहे हैं। धर्म के आधार पर ये कर रहे हैं कि बैंगलोर ब्लास्ट वाले लोगों को और जो हमारे नारद पीएफआई का कैंप लगा था जिसमें 21 लोग गिरफ्तार हुए थे, येदियुरप्पा जी ने 175 केस लगा करके 1700 पीएफआई के लोगों को जेल के अंदर डाला और सिद्धारमैया की सरकार आई तो ये 1700 लोगों को छोड़ दिया गया। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ತದೆ, ಪಿಎಫ್ಐ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದು ಹೇಳ್ತದೆ, ಎನ್ಐಎ ಯಾರನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಜರಂಗ ದಳ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ಜನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल के साथ पीएफआई की तुलना करके बीजेपी के हमले को नई धार दे दी है। जो लोग कर्नाटक में जय बजरंग बली बोलेंगे उन्हें जेल के सलाखों में डालेगी, उन्हें गिरफ्तार करेगी। यह कांग्रेस पार्टी के अमंगल विचारों को दर्शाती है। बंधुगण, ये वही कांग्रेस पार्टी है जहां सोनिया गांधी जी के कहने पर एफिडेविट दिया गया था कि लॉर्ड राम डज नॉट एग्जिस्ट, ही इज काल्पनिक। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल की चर्चा ने हिंदू संगठनों को भी नाराज कर दिया है। जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुसलमानों का वोट के ऊपर नजर रख के ऐसे मैनिफेस्टो में ऐसे विषय दे के मुसलमानों को वोट हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है, परंतु कर्नाटक का जनता जानता है कौन सच है कौन झूठा है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ध्रुवीकरण की कोई कोशिश नहीं छोड़ रही। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादे तो कई किए, लेकिन बीजेपी की नजर सिर्फ बजरंग दल जैसे संगठनों पर पाबंदी वाले वादे पर ही टिक गई। आज तक ब्यूरो। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी, अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, वारिस पठान साहब प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर सुरेंद्र जैन ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी वीएचपी के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैन साहब, मेरा पहला प्रश्न आप ही से है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो देश में नफरत फैलाते हैं, देश में विघटनकारी ताकतें हैं, उनको हम खत्म करना चाहते हैं। कोई देश विरोधी काम करेगा या समाज को तोड़ने की काम करेगा, ऐसी वजह से उन्होंने पीएफआई और बजरंग दल की तुलना करते हुए कहा है कि बैन लगाएंगे। क्या आप इस जवाब से, उनके इस बयान से संतुष्ट हैं? क्या वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा सकते हैं? प्रतिबंध लगाने का काम केंद्र सरकार का होता है। केंद्र में किसकी सरकार है ये उनको मालूम है, और राज्य में भी आ पाएंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। एक बार केंद्र सरकार ने नरसिम्हा राव के समय पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया। ट्रिब्यूनल की पहली सुनवाई में ही बजरंग दल पर से प्रतिबंध हटा दिया गया, क्योंकि बजरंग दल की कोई गतिविधि इनको ऐसी नहीं मिली जो राष्ट्र विरोधी हो, जो समाज विरोधी हो, जो संविधान विरोधी हो। नंबर एक। नंबर दो, पीएफआई से तुलना, मुझे लगता है कि यह केवल मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। नफरत फैलाई थी जब सर तन से जुदा ये नारे पूरे देश में लगे थे, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में सर तन से जुदा गैंग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ जगह उनको प्रोत्साहन मिला, यहां तक कि किसी ने शाब्दिक रूप से भी उनकी भर्त्सना नहीं की, उनकी आलोचना नहीं की। परिणाम, कन्हैया ये हमारे बीच में नहीं रहा। हाँ, बजरंग दल ने उस समय एक काम किया, जब पूरे देश के अंदर एक आतंक का वातावरण सरतन से जुदा गैंग ने बनाने की कोशिश की और सो कॉल्ड सेकुलर सरकारों ने उन पर कार्रवाई नहीं की, तब बजरंग दल के लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे कि अगर आपको कोई शिकायत मिलती है, कोई धमकी मिलती है, आप हमें बताएं, हम पुलिस और प्रशासन पर दबाव डालेंगे
और दोषियों पर कार्यवाही हो, इसके लिए हम उनको तैयार करें। इसलिए मैं समझता हूं कोई भी असंवैधानिक नहीं था। हाँ। बजरंग दल का कौन सा काम असंवैधानिक है? हाँ। किसी भी न्यायपालिका ने किसी भी जगह पर यह सिद्ध नहीं हुआ है। अपितु जब भी न्यायपालिका में गए, किसी आयोग में गए, बजरंग दल का हाथ किसी भी इस प्रकार की गतिविधि में नहीं पाया गया। स्टेन्स की हत्या का आरोप लगाया था, परिणाम सामने है सबके। वधवा कमीशन जो कांग्रेस ने स्थापित किया था, उसी ने कहा इसमें बजरंग दल का कोई हाथ नहीं। तो मुझे लगता है ये पीएफआई के पैरोकार बनकर, क्योंकि पीएफआई इनके साथ मिलकर काम करती थी, कभी इन्होंने पीएफआई के कामों पर आपत्ति नहीं जताई, और इसलिए पीएफआई का ही एजेंडा था हिंदू संगठनों को भारत से बंद करना, विदा करना। शायद कांग्रेस उसी अधूरे एजेंडे पर काम कर रही है। ठीक है, एक और प्रश्न है आपसे। इस देश में बार बार कई ऐसी पार्टियां हैं जो मुस्लिमों की लिंचिंग हुई है कई जगहों पर, जो उन पर हमले हुए हैं गौरक्षा के नाम पर, उन बिंदुओं पर हिंदू संगठनों को घेरा जाता है। जैन साहब, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा ये सरकार चलाती है, ये आरोप वो सरकार पर लगाते हैं, और उनका कहना है कि वो उन्हें शय मिलता है और जमीन पर उनका काम करते हैं बजरंग दल, वीएचपी जैसे संगठन, जिनकी वजह से वैमनस्यता समाज में फैल रही है। इस पर आपका जवाब। बजरंग दल की स्थापना 1984 में, भाजपा की सरकार तो अभी आई है। बजरंग दल का काम तो निरंतर लगातार चल रहा है, एक बार भी हमारे काम में व्यवधान नहीं पड़ा। तो क्या कांग्रेस की कोई सरकार किसी राज्य में या केंद्र में बजरंग दल के लोगों को कटघरे में खड़ा कर पाई? ये जो मॉब लिंचिंग का जगह जगह दुष्प्रचार किया गया, क्या इस मॉब लिंचिंग के दुष्प्रचार में बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता का हाथ पाया गया? ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये जब कहा गया कि हाँ भाई जय श्री राम कहो वरना पिटाई करेंगे, 90% केसेस में ये असत्य पाया गया। कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर ही कई जगह पुलिस ने पाया कि इस तरह की शिकायतें झूठी हैं। आखिर सीसीटीवी कैमरे में या अन्य जगह वो सारे रिकॉर्ड मिलते हैं, और मैं समझता हूं कहीं सीट का झगड़ा था, उसको बीफ का विवाद बना दिया। मॉब लिंचिंग करना बजरंग दल या हिंदू के स्वभाव में नहीं है। हिंदू की मॉब लिंचिंग हुई है, हमने बार बार वो लिस्ट जारी की है, आज भी कहेंगे तो इन कुछ सालों को छोड़ दें, उससे पहले हर साल एक औसत बन गया था, कम से कम 20-25 हिंदुओं की मॉब लिंचिंग होती थी। प्रशांत पुजारी की कर्नाटक में काहे को मॉब लिंचिंग हुई? दक्षिण कर्नाटक के अंदर ही पिछले 20 सालों के अंदर लगभग 30-35 कार्यकर्ताओं की मॉब लिंचिंग हुई है। तो इसलिए इनको समझ में नहीं आता है क्या कि मॉब लिंचिंग कौन कर रहा है? इसलिए ये बजरंग दल का बदनाम करके, हिंदू संगठनों को बदनाम करके हिंदू समाज को बदनाम करना चाहते हैं, और जब भी हिंदू समाज को बदनाम करते हैं तो इनके निशाने पर वास्तव में भारत आ जाता है। मैं समझता हूं किसी भी तरह से ये उचित नहीं। बहुत धन्यवाद आपका जैन साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद। सुधांशु जी, आपसे सवाल करने से पहले मैं एक बार चाहती हूं कि अभय दुबे जी से सवाल हो। दुबे जी, कितने केसेस में बजरंग दल के लोग दोषी पाए गए हैं और किस बिना पर पीएफआई के बराबर आपने बजरंग दल को खड़ा किया है, जो बैन करने की बात कर्नाटक में की जा रही है मैनिफेस्टो? दुबे जी, ठीक है, मैं लौट रही हूं आपके पास, मैं लौट रही हूं। एक बार फिर से उनका कनेक्शन कीजिए, मुझे लगता है उनका सोर्स फ्रीज कर गया है। वारिस पठान साहब, पहले तो ये समझे, आप भी चाहते हैं बजरंग दल बैन हो? जी अंजना जी। और पीएफआई के बैन पर क्या स्टैंड है आपका? फिर सुधांशु जी फौरन। देखिए अंजना जी, ना तो मैं पीएफआई का प्रवक्ता हूं, ना तो मैं बजरंग दल का प्रवक्ता हूं। जो सरकार को उचित लगे वो करे। मैं तो अपनी पार्टी की तरफ से बात रखने आऊंगा, और मैं तो बताना चाहूंगा कर्नाटका का चुनाव चल रहा है, हम भी लड़ रहे हैं, भले छोटी सी सीट पे लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं चुनाव। हम लोग 3 सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं। मगर देखने वाली बात यह कि बीजेपी ने देखिए बता दिया, अपने ओरिजिनल मुद्दों पे आ गई। जरा उनका भी मैनिफेस्टो बता दीजिए आप। फिर से पोलराइजेशन की बात शुरू कर दी उन लोगों ने, फिर से वही चालू कर दिया उन लोगों ने, सीधा डाल दिया। 2019 के सुनिए
देखिए बजरंग दल का तो अभी मैं देख रहा था कि मोदी के खास है जफर सरेश वाला वो इंटरव्यू दे रहे थे, किसी चैनल को बता रहे थे कि किस तरह से बजरंग दल ने गुजरात के अंदर आतंक मचा के रखा था तोगड़िया ने। वो तो बोल रहे थे कि इतना कर रहे थे कि वो आते थे जब 5-5 लाख पब्लिक उनके लिए आ जाती थी, बजरंग दल वालों के लिए इतना आतंक मचा के रख दिया। और आज भी कभी JSR के नाम पे किसी को मारा जाता है तो वो तो बैंक जो सरकार उचित कदम उठाए। मैं तो देखिए अंजना जी एक बात करना चाहता हूँ, चैनल आपका करोड़ों लोग देखते हैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि सुनो सब लोग कि चुनाव आ चुका है और किस तरह से पोलराइजेशन स्टार्ट हो चुका है। अब डॉलर का भाव लगता है सुधांशु त्रिवेदी जी को पता है कम हो गया होगा, लगता है कि एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया पूरे देश के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट पूरा खत्म हो गया, सब लोगों को रोजगार मिल गया। मुझे लगता है पेट्रोल डीजल गैस का भाव सुधांशु जी को एकदम आसानी के साथ मिल रहा होगा। अब वो सारे मुद्दे खत्म हो गए। वारिस साहब ये सब बात आप बताते हैं, बिल्कुल सुनिए अंजना जी। अरे यूपी में वो अतीक अहमद को ला रहे हैं, अरे सुनिए तो यूपी जाकर वो बताइए ना, अतीक अहमद की बार बार बात करते हैं, माफिया की बात करते हैं, मुस्लिम माफिया को टारगेट करने की बात करते हैं, तो क्यों नहीं उनको भी समझाइए कि सब पोलराइजेशन ना करें, डॉलर वर्सेस रुपया क्यों करते हैं, महंगाई, रोजगार, ये क्यों सब करते पे बात हैं, मैं आपको बताता हूँ। नहीं सब बात की आपने खाली उठाया वो बात जो उन्होंने कहा कि अतीक अगर माफिया है जो भी है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खिलाफ है हम लोग, हम संविधान के साथ है। हम चाहते हैं अगर कोई गुनहगार है, माफिया है तो कोर्ट कानून कचहरी उसको सजा दे, फांसी दे दे अंजना जी, हम चाहते हैं चलेगा। लेकिन आप इस तरह से ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी, मिट्टी में मिला दूंगा वाली पॉलिसी इस्तेमाल वैसे भटक जाएंगे। लौटते हैं PFI वर्सेस बजरंग दल पे लौटते हैं। कायदा सबका क्या करेंगे, सब बंद करके घर पे चले जाना पड़ेगा अपने। अभय जी जुड़े कि नहीं जुड़े हमारे साथ? सुधांशु जी मुझे लगता है आप ही को पहले जवाब देनी होगी। मैं चाह रही थी कि कांग्रेस पार्टी करके खत्म करूंगा। रुक जाइए, अब वारिस जी रुक जाइए अपनी बारी के लिए, जल्दी से आप जवाब दीजिए सुधांशु जी। वो कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण के लिए आप लोग बजरंग दल वाले मुद्दे को उठा रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो से। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, वारिस पठान साहब कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के खिलाफ हैं, तो जो अभी सुरेंद्र जैन जी उल्लेख कर रहे थे कि उदयपुर में कन्हैयालाल साहू जी का सर तन से जुदा कर दिया गया था, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग नहीं थी। अगर उनको लगा था कुछ गड़बड़ है, वहां तो कांग्रेस सरकार थी, FIR करते, कार्रवाई करते, सजा करवा देते, मगर वहां पर तो मुंह सिल गए थे। अब वर्तमान विषय पे आता हूं। देखिए अंजना जी, जो सुरेंद्र जैन जी ने बताया, पहले तो ध्यान करिए, सुरेंद्र जैन जी बोल रहे थे ये भी एक माइनॉरिटी है, 1% की माइनॉरिटी है, भारत की सबसे कंस्ट्रक्टिव माइनॉरिटी में से एक है, सबसे पढ़ी लिखी है, हाईएस्ट टैक्स पेयर है, विश्व हिंदू परिषद के साथ है। वो सबसे बड़ी प्रचंड मेजॉरिटी नहीं है माइनॉरिटी में, जो हर मुद्दे के लेकर, हर कानून और हर संविधान के हर प्रकरण के लेके, राष्ट्रध्वज से लेके राष्ट्रगान से लेके सभी के लिए खिलाफ खड़ी रहने वाली माइनॉरिटी नहीं है। अब फैक्ट्स बताता हूं। इन्होंने बजरंग दल पे जो प्रतिबंध लगाने की बात कही, जो पहली बात है, क्या राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है? जो चीज आपके अधिकार में ही नहीं है उसका वादा करना ध्रुवीकरण का प्रयास ये होता है। और इसी के साथ यह भी साफ हो जाता है, जो प्रधानमंत्री ने कहा था, कांग्रेस की गारंटी कोई वारंटी नहीं है, गारंटी किस बात की, जो काम कर ही नहीं सकते वो सब अपने मैनिफेस्टो में कहे दे रहे हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी। तीसरा पॉइंट, ये बजरंग दल पे प्रतिबंध लगा चुके हैं अंजना जी, जिसका उल्लेख सुरेंद्र जैन जी कर रहे थे, मैं थोड़ा फैक्ट के साथ क्लैरिफाई कर देता हूं। विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को आरएसएस और बजरंग दल दोनों के ऊपर कांग्रेस की सरकार ने प्रतिबंध लगाया। नियम यह कहता है कि प्रतिबंध लगाने के 90 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल में सारी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी पड़ती है, सबूतों के साथ उसको जायज ठहराते हुए। 4 जून 1993 को बाहरी ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया और 18 जून 93 को जब डिटेल जजमेंट आया, उसमें पेज नंबर 71 पे बहुत क्लियर कट लिखा हुआ था, कोई एविडेंस, कोई फैक्ट सरकार नहीं प्रोवाइड कर सकी कि बजरंग दल या आरएसएस का किसी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में या लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की स्थिति में था। ये कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार के समय का दौर था। अब एक लाइन और बोल दूं अंजना जी, मगर आप देखिए, संयोग देखिए कि आज बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने का दिन कौन सा चुना? मंगलवार। वाह अभय जी, आप तो कांग्रेस के उन चंद प्रवक्ताओं में से एक है जिन्हें थोड़ा साहित्य संस्कृति का अच्छा ज्ञान है। इसे कहते हैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है ना, सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलूक ही तम पर नेहा। अर्थात जिन लोगों की तामसी वृत्ति होती है, पाप के प्रति उनकी वैसे ही प्रवृत्ति सहज हो जाती है, इसे मैं शब्दशः नहीं कह रहा हूं, जैसे उल्लू अंधकार के प्रति सता भागता है। मंगलवार के दिन
बजरंग बली के क्षेत्र, दक्षिण भारत का हनुमान जी से ही संबंध माना जाता है, बजरंग बली के जन्म क्षेत्र से जुड़े हुए जगह पे आके बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा करना जो ना आपके अधिकार में है, जब अधिकार में था तब इसे कर नहीं पाए थे। इसीलिए मैं पुनः कह रहा हूं, सहज पाप प्रियतामस देहा यथा उदुक ही तम पर नेहा। ये आपके कर्मों का क्या संकेत है, स्वतः दिखा रहा। जवाब दीजिए अभय जी, और वजह बताइए कि पीएफआई और बजरंग दल को आपने अगर एक साथ खड़ा कर दिया है और बैन लगाने की बात कर रहे हैं जैसे पीएफआई और बजरंग दल, तो फिर इसकी वजह क्या है, कैसे साबित करेंगे आप? अंजना जी, पहली बात तो ये देश को जान लेना चाहिए कि बजरंग दल कोई आध्यात्मिक या धार्मिक संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पोषित करने वाला संगठन है। क्या बजरंग दल ये मानता है कि वो अवांछित गतिविधियां करेगा? अगर नहीं मानता है तो कर्नाटक के प्रति सद्भावना का भाव प्रकट करे और हमारी तरफ से हम उसके प्रति सद्भावना प्रकट करेंगे। मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपने कर्नाटका में रामराज्य पर ताला लगा दिया और कमीशन खोरी का कर्नाटक में कुबेर राज्य स्थापित कर दिया, उसको हम नेस्तनाबूद करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। और हम नहीं कह रहे, वहां के जो रूपसा संगठन है 30,000 स्कूलों का, उसने आपको चिट्ठी 2-2 बार लिखी प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा कि आरटीई के गरीब विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए भी 30-30% के कमीशन की मांग करते हैं। डिंगलेश्वर महाराज जो लिंगायत समाज के बड़े संत थे, उन्होंने सबके सामने आकर कहा कि हमारे अनुदान में भी 30 पहले ये तो बताइए, बजरंग दल पे 2 मिनट तो बहस कर लीजिए कि बजरंग दल पर बैन क्यों लगाएंगे? कहां कहां पर कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें बजरंग दल के लोग शामिल हैं, जिसकी वजह से आप पीएफआई से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि बैन करेंगे? अपने मैनिफेस्टो को पहले जस्टिफाई कर लीजिए, फिर इन बिंदुओं पर भी बोलिएगा, मैं रोकूंगी नहीं आपको। जी अंजना जी, नहीं, मुझे पहले कहने दीजिए। अंजना जी, बहुत बड़ी वेदना और पीड़ा है कर्नाटक के लोगों की। आपको कर्नाटक के लोग देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं। वहां बसवराज ठेकेदार ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि कोविड के समय सिर्फ 60 लाख रुपए का मैंने सामान सरकार को दिया था। वो 40% का कमीशन मांगते हैं। इनका कार्यकर्ता संतोष पाटिल, उसने प्रधानमंत्री जी मौत को गले लगा लिया, आत्महत्या कर लिया आपको पत्र लिखकर। उसने कहा प्रधानमंत्री जी मुझसे भी 40% का कमीशन मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कमीशन राज स्थापित वहां हो गया। वहां पर जो ठेकेदारों की एसोसिएशन है वो सड़कों पर आई प्रधानमंत्री जी। वहां आपके मंत्री एमटीबी नागराज, उन्होंने कैमरे के सामने आकर कहा कि 70 और 80 लाख रुपए में पोस्टिंग हो रही। प्रधानमंत्री जी मुरप्पा जो आपका विधायक है, उसने कहा ऑडियो रिकॉर्ड में कि 15 लाख रुपए मैंने नियुक्ति के लिए लिए थे, पुलिस की नियुक्ति का बड़ा स्कैम हुआ, मैं नहीं करा पाया, मैं वापिस उसको लौटा दूंगा। प्रधानमंत्री जी कमीशन का राज स्थापित हो गया। कांग्रेस पार्टी ने आज संकल्प किया है मंगलवार के दिन। सुधांशु त्रिवेदी जी बजरंग दल पर आएंगे जी? सर 3-4 मिनट का तो हो गया भाषण आपका, का समय होता। मेरे प्रश्न का भी जवाब दे दीजिए सर। अंजना जी नहीं सर, हो गया। नहीं, ये 10 सेकंड आपका खत्म नहीं हो रहा सर, प्लीज टॉपिक पे आइए। अंजना जी देखिए, इतनी समय तक तो मुझे डिस्कनेक्ट करके रखा गया। अब अगर 10 सेकंड भी अनुमति देंगी तो बड़ी कृपा होगी। भगवान हनुमान जी कृपा करेंगे आप पर। क्या बात करती? मैं तो आप ही के पास सबसे पहले मैं निवेदन ये कर रहा हूं। अच्छा, वो आपने कह दिया, वरना कहां बजरंग बली हम पे कृपा करते? सूर्यवंश के को साक्षी मानकर मैं कहता हूं कि सूर्य की पहली किरण के साथ 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य की अवधारणा को कर्नाटक में चरितार्थ करेंगे। बेटियों को 2,000 रुपए प्रति माह देना प्रारंभ करेंगे प्रधानमंत्री जी। 10 किलो अनाज प्रत्येक गरीब को हम देना प्रारंभ करेंगे प्रधानमंत्री जी। युवाओं को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जो किसान भाई हैं 3 लाख रुपए ब्याज मुफ्त, ब्याज माफ हम ऋण देने का काम करेंगे। डीजल की जो मार आपने मारी है किसान की लागत पर, उस पे हम 500 लीटर डीजल 25 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे प्रधानमंत्री जी। यही तो राम राज्य है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृपवसी नरक अधिकारी। आपके राज में प्रजा दुखी थी और वो राजा जो प्रजा को दुख दे वो नरक का अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री जी आप इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। अभी अंजना जी ने बहुत बड़ा खुलासा अपने शो में किया है कि पीएफआई का घोषित पेपर पर राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई, वो कैसे 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। पीएफआई की उत्पत्ति ही एसडीपीआई से हुई है प्रधानमंत्री जी। तो पीएफआई अगर आपकी हत्या पर आमादा है तो एसडीपीआई निर्दोष हो गया।
उसको छूट इसलिए दी आपने ताकि पोलराइजेशन कर्नाटका में करा सके। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बलराम सिंह को ने बताई, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा। प्रधानमंत्री जी बजरंग दल का कार्यकर्ता जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, मैं समूचे संगठन पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं अगर बजरंग दल सद्भावना के लिए कर्नाटक की काम करेगा, हमने कहा कि सरकार में आते ही प्रतिबंध लगाएंगे। हमने कहा वो व्यक्ति, वो संगठन, वो संस्थाएं जो सद्भाव को बिगाड़ने का काम करेगी, हम उसको दंडित करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी, यही तो न्याय की व्यवस्था का प्रश्न है। हम ऐसा ही साम्राज्य, हम ऐसे ही राज स्थापित करना चाहते हैं। आपके कुबेर के साम्राज्य को वहां पर जनता हटाने के लिए तत्पर और तैयार है। सिर्फ आप ये ध्रुवीकरण इसलिए करना चाहते हैं कि कर्नाटका में सत्ता की भूख मिटाना चाहते हैं, अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए। प्रधानमंत्री जी, आप वहां अगर समय रहते हस्तक्षेप करते, जो आपको लगातार संस्थाएं चिट्ठी लिख रही थी 40% की कमीशन खोरी के राज को समाप्त करने के लिए, आपने संतोष पाटिल के परिवार से बात नहीं की, आपने उस ईश्वरप्पा से बात की, मंत्री जिस पर संतोष पाटिल, आपकी हिंदू वाहिनी का, बजरंग दल का कार्यकर्ता, जिसने मौत को गले लगा लिया, प्रधानमंत्री जी उसके साथ न्याय नहीं किया, सद्भावना प्रकट की तो उस ईश्वरप्पा के साथ की। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी, क्योंकि 13 तारीख की पहली किरण के साथ राहुल गांधी जी कर्नाटका में राम राज्य की स्थापना करने के लिए अपने काम को प्रारंभ करेंगे। सुधांशु जी जवाब दीजिए। बोला उन्होंने 1-2 लाइन बोला था बीच में बजरंग दल पर। देखिए थोड़े बैकफुट पर आज नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं उसमें तो करंट लग गया। नहीं, बैक फुट पे नहीं, एकदम भागे जा रहे हैं, करंट लग गया जैसे। मगर कोई बात नहीं, आपने जो मुद्दे बोले उनमें से हम किसी भी मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, हम सारे मुद्दों का जवाब देंगे। जब कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है हम 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे, तो जनाब 76 साल की आजादी में 60 साल जिसने राज किया और 55 साल तो उसके खानदान का राज रहा, 4 पीढ़ियों का, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और 10 साल डी फैक्टो सोनिया गांधी जी। और उसके बाद अब याद आता है कि 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे। इसे अंजना जी, मुझे वो कहावत याद आती है कांग्रेस के या राहुल गांधी जी के ये दावे पर कि बाप न मारी मेड की और बिटवा तीरंदाज। मतलब आपके खानदान बाप दादे जो राज करके न कर पाए, अब हम कह रहे हैं, और उनमें से ऐसा वादा भी कर रहे हैं जो हमारे अधिकार में नहीं था। दूसरा, जो कमीशन की बात करते हैं, फिर कह देना चाहता हूं, ये वो पार्टी है जिसने 85% कमीशन की बात कही। और अभय जी, ये किसी ठेकेदार का कहा गया बयान नहीं था, वो भी केवल बयान जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश पाए हुए एक प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का संसद में दिया गया बयान था कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। और उन्होंने और भी एक्सप्लेन किया था, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिस जाता, हंसते हुए कहा था उन्होंने। तो मतलब घिसते घिसते 85% एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाते हुए हाथ में पहुंच जाता था। यह भी बहुत साफ दिखाई पड़ा। अब मैं पीएफआई पे बोलना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात आपने बोल दी, एसडीपीआई की बात। तो ये बताइए, एसडीपीआई के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल मजीद का अभी बयान है पिछले महीने का कि कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है एसडीपीआई पे कि वो लोग अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ कर ले ताकि कांग्रेस जीत सके। एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी का बयान है बाकायदा कि 2018 में एसडीपीआई और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे, ये उनका दिया गया बयान है। और ये केवल हवा में नहीं है, सिद्धारमैया ने 1700 पीएफआई के वर्कर्स पर से आपराधिक मुकदमे हटा लिए थे। मैंगलोर में कुकर ब्लास्ट हुआ था तो डीके शिव कुमार ने पुलिस की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए कि डीजीपी ने कैसे कह दिया ये आतंकवादी घटना थी। तो आपका और तो और छोड़िए, आपके जो खुद एक नेता थे जो कि दलित थे, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके घर के ऊपर पीएफआई ने अटैक किया, आप अपने नेता को डिफेंड नहीं किए, तोड़फोड़ कर दी जाके पीएफआई वालों ने। आपका कितना नजदीकी संबंध उनके साथ है। और आज तक कांग्रेस ने अपने किसी मैनिफेस्टो में किसी कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन को बैन करने का कभी वो किया हो अगर वादा, तो ये मुझे बता दें। हां, पोटा विड्रॉ करेंगे, टाडा विड्रॉ करेंगे, आफ्सा विड्रॉ कर लेंगे, सीडेशन का लॉ विड्रॉ कर लेंगे, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन विड्रॉ कर लेंगे, ये तो वादे किए हैं। सिमी को सांस्कृतिक संगठन कहने वाले आपके यूपीए सरकार के नेता थे। इसलिए मैं कह रहा हूं मान्यवर, पुनः आपसे कहता हूं, क्या मति मारी गई आपकी। परंतु याद रखिए, भगवान राम को छेड़ा था तो वो तो मर्यादा में थे, बजरंग बली को छेड़ा है ना तो वो तो लंका दहन भी कर देते हैं और आपके सारे
जो ख्वाबों ख्यालों की बची हुई लंका है उसके साथ क्या होगा आप समझ लीजिए। और मैं एक बात कह दूं, भारतीय समाज भी हनुमान जी की तरह है जो अपनी शक्ति भूला हुआ था, अपरिमित शक्ति थी, मगर जिस दिन शक्ति अब याद आ रही है तो बहुत से कालनेमी हैं जो चाहते हैं वो शक्ति याद ना आए, सोते रहे। पर निश्चिंत रहिए, अब भारतीय समाज को याद आ गया है कि पवन तनय सुत पवन समाना, का चुप साध रहा बलवाना। तो कहे रीछ पत सुन हनुमाना, बुल बल बुद्धा विज्ञान निधाना। अब पूरी शक्तियां जागृत हो रही हैं, अब आपका कोई प्रभाव काम नहीं करने वाला। इसीलिए भगवान ने विनाश काले विपरीत बुद्धि की तरह मंगलवार को आपसे यह पाप के समतुल्य घोषणा कर। अभय जी, वो लंका दहन तक की बात कर रहे हैं। आ रही हूँ, इसके बाद आ रही हूँ, इसके बाद आ रही हूँ वारिस साहब, तुरंत आ रही हूँ। अभय जी, अक्सर आप भी श्लोक सुनाया करते थे, आज बड़े बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है साहब। अंजना जी, मैं तो आग्रह करना चाहता हूं, मेरे युग के हनुमानों, बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो? लुट रहा कर्नाटक का, घुट रहा सभी का दम है, तुम दम साधे हो, क्यों होठ सिए बैठे हो? तुम राम भक्त, पर राम कहां भाजपा में? तुम हो जो कुबेर के अनुयायी बन बैठे, तुम भगवान राम से पीठ किए बैठे हो। अरे आप इधर दृष्टि डालिए कांग्रेस की तरफ, ये बड़ी वही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत, जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद, भूल गए सैफुल्लाह फारूक घोषित आतंकवादी, जिसने पंडित की हत्या की, ये जानते हुए कि 10 वर्ष का कारावास उसने भोगा है। अजहर मसूद का शिष्य, उसको टिकट इन्होंने दिया। तारिक अहमद मीर, घोषित पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाला आतंकवादी को विधानसभा का टिकट दिलाया। तालिब हुसैन, जो अमित शाह साहब के मंच के पीछे खड़ा रहता है, जिसको गांव वालों ने पकड़ा कि यह आतंकवादी है, शर्मसार कर दिया इन्होंने। किशन भारवाड़ को भूल गए, जिसकी अहमदाबाद में हत्या हुई। तुम्हारे प्रांत में जो हत्या हुई उस पर तुम लोग पर्दा डाल देना चाहते हो। मैं एक भी प्रमाण आप दिखा दीजिए। कर्नाटका में हमने नहीं कहा, आपके मंत्रियों के वीडियो हैं कि 70-70, 80-80 लाख रुपए में पोस्टिंग हो रही है। आपके विधायकों के ऑडियो है कि 15-15, 20-20 लाख रुपए एडवांस वो नियुक्तियों के लिए पैसे खा रहे हैं। वहां के स्कूल के संगठन, वहां के लिंगायत समाज के मठ मंदिर, वो सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को लिख कर कहा उन्होंने 5 सालों तक कि भीषणतम भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्नाटका को डुबा दिया। उसको उबारने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो सिर्फ आप एक सेकंड जल्दी से आपको टोक रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक तो कलबुर्गी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अमित शाह का हमला। गृह मंत्री भी इस वक्त प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं, कांग्रेस को बजरंग बली के नाम से परहेज है, ये कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक में चुनाव प्रचार में। सुनिए क्या कहा उन्होंने। अमित शाह जी, आज कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने कहा पीएफआई के साथ साथ जो है वो बजरंग दल पे भी बैन लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी सालों से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है। इसी के तहत इन्होंने सालों तक प्रभु श्री राम को ताले में बंद कर रखा और अब उनको बजरंग बली के नाम से भी परहेज। मुझे लगता है कर्नाटक की जनता ये एपीसमेंट की पॉलिटिक्स का मजबूत जवाब। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि यूसीसी जो मुद्दा है सिविल कोड का, वो जो है आप चुनाव में लेकर आते हैं जानबूझकर। कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए, ये संविधान की स्पिरिट है, संविधान के आर्टिकल का एक हिस्सा है। कांग्रेस को संविधान भी पसंद नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते। सर, आज प्रियंका गांधी ने कहा कि इस देश के अंदर बीजेपी जो है चुनावी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, वो हिंदू मुसलमान कर रही है। वो जो है कट्टरता फैला के चुनाव को जीतना चाहती है हर जगह। एक चुनावी मुद्दे पे हो जाए। कौन सा कह रही है महंगाई पर, बेरोजगारी? नहीं, वो जरूर लड़े, उनको लड़ना चाहिए। सर, एक सवाल कि कितनी सीटें आपको लगता है कि अब इस चुनाव में आएंगी? आप पे मार्क प्लस 15 सीटें कम से कम हम जीतेंगे। मुस्लिम आरक्षण क्या मुद्दा बनेगा इस चुनाव के अंदर? देखिए, हमने मुस्लिम आरक्षण इसलिए रद्द किया है कि वो संविधान सहमत नहीं। तो गृहमंत्री अमित शाह ने तुष्टीकरण से सीधे से जोड़ा। इसी के साथ कलबुर्गी भी तस्वीरें आ रही हैं, जरा अपने दर्शकों को दिखा दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने
अपने भाषण में कांग्रेस का बिना नाम लिए कहा कि पहले प्रभुराम को ताले में बंद किया था, अब बजरंगबली को ताले में बंद कर रहे हैं। और ये आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, कर्नाटक में चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अलग अलग जगहों पर रोड शो कर रहे हैं, जिसमें आज ये कलबुर्गी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जिस मुद्दे पर हम चर्चा आज कर रहे हैं, बजरंग बाण से क्या खिलेगा कमल, ये तस्वीरें दिखाते रहिए कलबुर्गी की। जल्दी से आप वारिस पठान साहब, आप हाथ उठा रहे थे, ये जितना ध्रुवीकरण होगा आपको तो अब आपको समझना है कि 2 या 3 सीटों पर आप लड़ रहे हैं। एक तो वहां पर कांग्रेस पार्टी है पहले से, उसके बाद से 4% मुस्लिम आरक्षण पर अपनी पीठ थपथपाने वाली जेडीएस है। कहां आपको मुस्लिम वोट मिलने वाला है वहां पर? ये देखिए अंजना जी, यहाँ पर बीजेपी का जो चेहरा था सबके सामने आ गया ना, दो मुहैया चेहरा। किस तरह से भी अमित शाह साहब का मैं इंटरव्यू देख रहा था आप ही के चैनल पर, उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो हम यूसीसी भी लागू कर देंगे और हमने मुसलमानों का रिजर्वेशन हटा दिया। उनने अपने मुंह से कहा। मैं बताना चाहूंगा मोदी जी फिर क्यों कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात। मोदी जी बोलते पासमानदा मुसलमानों के पास जाओ, उनको नजदीक लाओ, उनके गले लगाओ। और सुधांशु जी अमित शाह साहब को जाके कहिए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन रिलीजन की बुनियाद पे मिला ही नहीं है। ये जो रिजर्वेशन मिला है ये ओबीसी कैटेगरी जो मुसलमान में पासमानदा, जिसको सुधीर कमीशन का रिपोर्ट है, काब मंडल कमीशन का रिपोर्ट है, क्रिश्चियन कमीशन का रिपोर्ट है, जो ये दर्शाता है कि ये जो वर्ग है ओबीसी का मुसलमान में पासमानदा, ये सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। उस बुनियाद के ऊपर उनको रिजर्वेशन दिया था, वो भी आपने हटा दिया। देखिए तो फिर सबका विकास कैसा होगा? आप किसी का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करोगे। आज बताइए सुधांशु जी, आप तो राज्यसभा के एमपी है, वहां पर कितने मुसलमान मंत्री आज मोदी की कैबिनेट में है? एक भी नहीं। और यहां पे आप सबका साथ रिजर्वेशन हटा देंगे, यूसीसी लाएंगे। कैसा लाएंगे यूसीसी? अमित शाह बोलते हैं कि संविधान के अंदर एक प्रावधान है कि हम लगा रहे संविधान के अंदर आर्टिकल 29 है, राइट टू प्रैक्टिस कल्चर। इंडिया है प्लुरल और डाइवर्सिफाइड, हमारे पास रिलीजन कल्चर है, सब आदमी कल्चर। अमित शाह साहब को बताइए कि अमित शाह साहब गोवा के अंदर एक कायदा जहां पर अगर किसी को बच्चा नहीं हुआ, 30 साल की अगर महिला होगा, उसको लड़का नहीं हो तो दूसरी शादी कर सकता है। अमित शाह जी को बताइए कि मिजोरम के अंदर क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप दया भागा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे देश, या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर आप जाएंगे? आप किस तरह से? गोवा में तो गाय आपके लिए यम्मी है, दूसरी जगह पे मम्मी है, उसका क्या करेंगे आप? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट दिया जाता है, मुस्लिम क्रिश्चियन उसको नहीं दिया जाता है, उसका आप क्या करेंगे? तो ये सारी चीजें आप समझाते नहीं। हर 2019 के चुनाव के पहले भी आप आ गए क्या हम आएंगे यूसीसी ला देंगे, गुजरात में ला देंगे या ला देंगे? अरे कुछ नहीं, महाराष्ट्र में आप बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो 5% एजुकेशन में, क्यों नहीं देते? चलिए बताइए, जवाब दीजिए मेरी बात। देखिए वारिस पठान साहब, हाँ बिल्कुल जवाब देता हूं। देखिए दाए भाग या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट से नहीं चल रहा है, मगर शरिया स्कूल ऑफ थॉट से यह देश चल रहा है और संविधान की मान्यता तक दिलवा रखी है आप लोगों ने अपने जलवाए जलाल से और अपने जमाल से। अब आपको बताता हूं, आपके मुंह से खुद ही निकल गया कि मुस्लिमों के जिस वर्ग को मिला था वो सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से मिला था। यही बोला ना आपने, जाति नहीं होती है क्योंकि मुसलमानों में, तो उनको आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मिला था। तब तक ईडब्ल्यूएस जैसी कोई कैटेगरी नहीं थी। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी हो गई है, तो एक कैटेगरी में 2 जगह आरक्षण नहीं मिल सकता। स्वाभाविक है कि अब वो ईडब्ल्यूएस में मर्ज हो जाना था क्योंकि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर मिला था। मगर और यह भी सच है जो आपके मुंह से अनायास सच निकल गया कि मुस्लिम नाम पे नहीं दिया था, कहीं कागज पे नहीं लिखा है कि मुस्लिम होने की वजह से दिया था, दिया है आर्थिक पिछड़ेपन पे। मगर हल्ला मुस्लिम 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 का किया है। इसे कहते हैं राजनीति, इसे कहते हैं सांप्रदायिकरण, इसे कहते हैं ध्रुवीकरण। मुसलमानों का रिजर्वेशन इसलिए आप लोगों के सामने यह स्थिति सामने आती है। मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं था ना, आर्थिक पिछड़ेपन पे था, क्योंकि मुस्लिम के नाम पर रिजर्वेशन मिल ही नहीं सकता। अमित शाह ने बोला मगर आप बार बार कहेंगे जैसे विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कहते थे, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर लिखे हुए आरक्षण को आप मुस्लिम आरक्षण कहने का प्रयास करते हैं। परंतु अरे भाई अब बार बार क्यों बीच में नहीं बीजेपी की सरकार हमारे साथ बीच में नहीं प्लीज। आप लोगों के लिए समस्या हो जाती है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए हम एक बात इसमें अब ये कहना चाहते हैं, मगर ये बताइए हमने जो कुछ कर्नाटक के लिए किया है, चाहे हमारे अभय जी हो या वारिस पठान जी, बताइए आज कर्नाटक सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाने वाला राज्य है। 38% एफडीआई जो 2022 में आया वो कर्नाटक में आया है, महाराष्ट्र से भी ज्यादा। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की फील्ड में 53% भारत का एफडीआई कर्नाटक में गया है। सेमीकंडक्टर्स की पहली फैक्ट्री कर्नाटक में बन रही है। तुमकुर में हेलीकॉप्टर बन रहा है, युद्धक हेलीकॉप्टर बन रहा है।
एलसीए बन रहा है। ये बताइए आपके जमाने में क्या आया? माइक्रोसॉफ्ट की फैक्ट्री, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी अटल जी के जमाने में। अभय दुबे जी एक जवाब देते के जमाने में मैंने इतना सारा गिना दिया। आपके जमाने में कुछ नहीं। आपके जमाने में टीपू सुल्तान जयंती आती है और अब हनुमान जी के नाम पर बने संगठन पर बैन करने का आप आह्वान करते हैं। बस ये अंतर, हमारे जमाने में हम्फी महोत्सव होता था। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में क्या किया है देश को पता है। बिटकॉइन का स्कैम भूल गए, 5 से 10 हजार करोड़ रुपए। एक डार्क नेट यूज करने वाला कृष्णा पकड़ाया था जो ड्रग का काम करता था। पता लगा कि वो बिटकॉइन 5 से 10 हजार करोड़ रुपए का स्कैम किया। और कब बिटकॉइन ट्रांसफर हुए? जब वो कर्नाटक की पुलिस अभिरक्षा में था, दिसंबर 20 और जुलाई 2021 में। अरे सुधांशु त्रिवेदी जी क्या झूठ बोलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने जून 2016 में लॉ कमीशन को कहा कि रिपोर्ट तैयार कीजिए। 2018 में मोदी सरकार के लॉ कमीशन ने मना कर दिया कि हिंदुस्तान में इसकी आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कहा नहीं, हम नया लॉ कमीशन बना रहे हैं। इन्होंने नया लॉ कमीशन बनाया 2020 में। 2 साल तक उसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा में कहा कि कोई एनआरसी की प्रक्रिया हम प्रारंभ नहीं कर रहे। प्लीज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सुनिए सुधांशु जी आपने कहा ना कर्नाटका में बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया। कर्नाटका में बीजेपी ने क्या किया मैं बताता हूँ। हमारी बच्चियों को जब स्कूल में जाना था हिजाब पहनकर पढ़ने, बीजेपी ने रोक दिया। कर्नाटका के अंदर फ्रीडम ऑफ चॉइस का कत्ल कर दिया बीजेपी ने। कर्नाटका के अंदर इद्रिस पाशा नाम का एक गुंडे लोगों ने, हिंदुत्व के लोगों ने आकर जयसिंह नाम के अंजना जी देखिए, आज का जो विषय था बजरंग दल पे, उस पे हमारे दोनों ही विरोधी उसके निकट आने का साहस नहीं कर पाए। पूरी डिबेट खत्म हो गई तो मुझे वो पंक्ति याद आती है हनुमान चालीसा की कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब महावीर के नाम से जुड़े हुए संगठन का नाम आया तो पूरे 40 मिनट में इनमें से कोई नजदीके नहीं आ पाया उस टॉपिक के। अब इसका क्या अर्थ है ये मैं दर्शकों के भी। चलिए इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, वोटिंग होने वाला है कर्नाटक में। आप समझ रहे हैं किसकी वजह से ये चुनावी तापमान बढ़ा है। देखते रहिए आज तक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।